तुर्की में नेटो शिखर सम्मेलन खत्म हो गया है और गठबंधन फिर से इस बहस में है कि विस्तार यूरोपीय सुरक्षा को मजबूत करेगा या नए जोखिम लाएगा। आज रात हमारे पैनल में पीटर कर्जन, पूर्व संयुक्त राष्ट्र अधिकारी व भू राजनीतिक विशेषज्ञ शामिल हैं। अंशुर वोरा, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के स्तंभकार, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन, और सर्गे मार्कोव, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पूर्व प्रवक्ता। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी बहस पर जाएं, आइए कुछ पृष्ठभूमि जान लेते हैं। शीत युद्ध के अंत के बाद से नेटो ने लगातार यूरोप में विस्तार किया है, उन देशों को शामिल करते हुए जो कभी सोवियत प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा थे। समर्थकों के अनुसार यह विस्तार छोटे देशों की सुरक्षा, लोकतंत्र को मजबूत करने और संघर्ष रोकने में सहायक रहा है। रूस नेटो के पूर्व की ओर विस्तार को अपनी सुरक्षा के लिए सीधा खतरा मानता है। मॉस्को का तर्क है कि गठबंधन रूसी सीमाओं के और करीब आता गया है, जबकि पहले ये उम्मीद थी कि नई बनी रूसी संघ और पश्चिम के बीच एक नई साझेदारी होगी। नेटो कहता है कि हर देश को गठबंधन चुनने का हक है और कई पूर्वी यूरोपीय देशों ने रूसी आक्रामकता के डर से नेटो में शामिल हुए। जॉर्जिया और यूक्रेन में रूस के युद्धों के बाद ये डर और बढ़ गए, जिससे फिनलैंड और स्वीडन को भी नेटो में शामिल होने के लिए मनाने में मदद मिली। समर्थक इसे एक शक्तिशाली निरोधक के रूप में देखते हैं। आलोचक कहते हैं कि इससे टकराव और गठबंधन में विभाजन हो सकता है। क्या नेटो विस्तार यूरोप में सुरक्षा का सबसे अच्छा तरीका है? ठीक है, और हम अपनी बहस के लिए तैयार हैं। इस पृष्ठभूमि के लिए धन्यवाद और हम क्रम में शुरू करने जा रहे हैं। हम सबसे पहले पीटर से शुरू करेंगे। पहला सवाल, क्या नेटो गठबंधन का विस्तार यूरोप में सुरक्षा लाने का सबसे अच्छा तरीका है? पीटर। देखिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किससे पूछते हैं। साथ ही ये दिलचस्प है क्योंकि मैं आधा रूसी और आधा अंग्रेज हूं और इसलिए मेरा इस पर एक अनोखा नजरिया है। मुझे लगता है कि मुझे इस बात की पूरी सहानुभूति है कि रूसी लोग कैसा महसूस करते हैं। पिछले 30 वर्षों में नेटो का लगातार बढ़ता दखल, नेटो का सबसे बड़ा और हालिया विस्तार पुतिन के यूक्रेन पर हमले के कारण हुआ। 24 फरवरी को उनके इस कदम से स्वीडन और फिनलैंड के लोग सोचने लगे कि हमें इस गठबंधन में शामिल होना चाहिए। हालांकि स्वीडन हमेशा तटस्थता पर जोर देता रहा है। तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप विस्तारवाद के बारे में किस तरह से बात करते हैं। ठीक है, अंशुल वोरा, आपके विचार? मेरे ख्याल से इसमें दो पहलू हैं। जो लोग विस्तार का समर्थन करते हैं वे कहेंगे कि जो देश नाटो के सदस्य हैं उन पर हमला नहीं हुआ है, ये एक रक्षात्मक गठबंधन है, ये काम करता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये पहले से ही काफी बड़ा है, इसे और बड़ा करने से ये बोझिल और कम प्रभावी हो जाएगा। साथ ही मौजूदा सहयोगियों की रक्षा जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी और ये उस तर्क के खिलाफ जाता है कि इसका विस्तार किया जाना चाहिए। ठीक है, और सर्गे, आपकी क्या राय है? जैसा कि आप जानते हैं, रूस नाटो के पूर्व की ओर हमारी सीमा तक विस्तार का कड़ा विरोध करता है। ठीक है, आप पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं भी जाएं, लेकिन हमारी सीमा तक नहीं। ये नेटो से हमारी मांगे हैं। किसी को अच्छा नहीं लगेगा अगर कोई भारी सैन्य शक्ति के साथ आपकी राजधानी के और करीब आता जाए, बस यही बात है। और दूसरी समस्या ये है कि नाटो एक अहम संस्था थी शीत युद्ध के दौरान, लेकिन शीत युद्ध के बाद रूस से कोई खतरा नहीं रहा और नाटो को भी ऐसा ही होना चाहिए था। हम आगे बढ़ेंगे, माफ कीजिए, आपको रोकना पड़ेगा। 30 सेकंड का बजट बच गया है। अब हम खास सवाल पूछेंगे, आप बोल सकते हैं। अगला सवाल पियत्रो से है। 1994 में रूस नेटो की पार्टनरशिप फॉर पीस में शामिल हुआ, क्या कुछ बदला है? असल में नहीं, वे और यूक्रेन अब भी इसका हिस्सा हैं। विडंबना है कि सब कुछ होने के बाद भी। मुझे लगता है कि पीएफपी से आगे बढ़ने के लिए सबसे अहम कदम 1997 में क्लिंटन प्रशासन द्वारा फाउंडिंग एक्ट की स्थापना और 2002 में नेटो रूस काउंसिल का गठन था। ये नेटो और रूस द्वारा रूसियों व मॉस्को को शामिल करने के अहम उदाहरण हैं। 2000 की शुरुआत में पुतिन नेटो के पक्ष में थे, यहाँ तक कि पूर्ण सदस्य बनने की चर्चा भी हुई थी, जैसा 1954 और सोवियत शासन के दौरान सुझाया गया था। लेकिन जो बदला है वो है पुतिन का गठबंधन के साथ संबंध। मुझे नहीं लगता कि 2007 में बुश की टिप्पणियों ने यूक्रेन और जॉर्जिया की सदस्यता में मदद की थी, लेकिन निश्चित रूप से 2000 के दशक में रूसी लोग सीटीओ या आतंकवाद विरोधी अभियानों में मिलकर काम करने में महत्वपूर्ण थे। लेकिन उसके बाद संबंध कभी नहीं सुधरे, बल्कि और बिगड़ गए, जैसे जैसे पुतिन अपने देश में कुछ बातों को लेकर और ज्यादा संदेहग्रस्त हो गए।
और 2000 के दशक में नाटो का विस्तार हुआ, जैसे 2004 और 2009 में, अगर मुझे सही याद है। अंशुल वोरा, क्या आप मानते हैं कि नेटो का एकमात्र उद्देश्य रूस का मुकाबला करना है? रूस सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन इसका एकमात्र उद्देश्य सदस्य देशों के क्षेत्र की रक्षा करना है। पूरा गठबंधन मूल रूप से अनुच्छेद 5 पर आधारित है, जो कहता है कि एक पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। रूस को सबसे बड़े खतरे के रूप में देखा जाता है। हालांकि आपने नेटो के इतिहास में अलग अलग समय पर देखा है कि नेटो ने खुद को बदला है और अन्य चुनौतियों को भी स्वीकार किया है, चाहे वह समुद्री डकैती रोधी अभियान हो या एशिया के साझेदार देशों के साथ प्रशिक्षण। तो ये कुछ ऐसा है जैसे कि आप जानते हैं समय समय पर इसका विस्तार हुआ है, या जैसा कि हमने 11 सितंबर के बाद देखा, ये अमेरिका के साथ था और अफगानिस्तान में उसके अभियान का समर्थन कर रहा था। तो ये लगातार बदलता रहता है। सबसे बड़ा खतरा हाँ रूस है, और अभी इसे निश्चित रूप से ऐसे ही देखा जा रहा है। और इस बारे में आपका क्या कहना है पीटर और सर्गे? पहले सर्गे। मुझे लगता है कि रूस का सुझाव बहुत सीधा है कि शीत युद्ध की संस्था के रूप में नाटो की जगह एक संयुक्त समग्र यूरोपीय सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें नाटो और रूस दोनों शामिल हों। इसीलिए रूस में नाटो के साथ सहयोग शुरू किया, लेकिन फिर ऐसा लगा कि नाटो ऐसी सुरक्षा प्रणाली नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि रूस सिर्फ एक जूनियर पार्टनर बने, जैसा कि उन्होंने कहा। आप जानते हैं, एक नई कॉलोनी कुछ इस तरह की। लेकिन ये वो नहीं है जिस पर रूस ने सहमति दी थी। आप जानते हैं, रूस एक स्वतंत्र देश है 5 शताब्दियों से भी अधिक समय से, और नतीजतन अब हम देखते हैं कि नेटो एक निरर्थक नौकरशाही संस्था है। हम तो बस नौकरियों की तलाश कर रहे हैं। रूस से कोई वास्तविक खतरा नहीं है, इसीलिए उन्होंने अपने लिए वेतन बजट वगैरह के लिए नई नौकरियां बनाई हैं, और नतीजतन नाटो की मौजूदा नौकरशाही कृत्रिम संघर्ष पैदा करती है। इसीलिए नाटो के नेता नाटो की नौकरशाही, नाटो का हिस्सा बनने वाले देशों के लिए मुख्य खतरा है। यही वही कार्रवाई है जिसने 2014 में यूक्रेन में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को गिरा दिया और पूरी तरह से अवैध, पूरी तरह से आपराधिक, दमनकारी शासन थोप दिया, जो अब वहां है। और इसका नतीजा यह हुआ कि उन्होंने यूक्रेन में कृत्रिम रूप से युद्ध पैदा किया। यह नाटो का काम है, पूरी तरह से नाटो का काम है। यह पूरी तरह से नेटो की जिम्मेदारी है। वे नौकरियों, वेतन, पैसे, बजट आदि की तलाश में हैं। ठीक है पिएत्रो। हाँ, चलो देखते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, मुझे सहानुभूति है, लेकिन मुझे लगता है कि यह थोड़ा सरलीकृत नजरिया है। नेटो एक स्वैच्छिक संगठन है। अनुच्छेद 5 महत्वपूर्ण है, लेकिन अनुच्छेद 13 के अनुसार कोई भी देश कभी भी संगठन छोड़ सकता है। उन्हें अमेरिका को 1 साल पहले सूचना देनी होती है, चाहे सुप्रीम कमांडर कोई भी हो। कुछ महीने पहले जनरल वेस्ली क्लार्क मेरे शो पर आए और इसी विषय पर तर्क किया। नेटो के बढ़ने का कारण शायद बजट या अन्य आर्थिक पहलू हो सकते हैं, जैसा कि सर्गेई तर्क करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये उससे कहीं ज्यादा है। मुझे लगता है कि कई पूर्व सोवियत राज्यों, खासकर बाल्टिक देशों को मास्को की मंशाओं पर सच में चिंता थी। मुझे लगता है कि इन बातों को बला चढ़ाकर दिखाया गया है। रूस को पश्चिमी हलकों में, खासकर लंदन या वॉशिंगटन जैसे कड़े रुख वाले हलकों में, जहां मैं भी रहा हूं, काफी बदनाम किया गया है। लेकिन यह एक स्वैच्छिक संगठन है और उन्हें इसमें शामिल होने की कोई मजबूरी नहीं है। फिनलैंड को भी शामिल होने की जरूरत नहीं थी। वे तटस्थ थे, मुख्य रूप से रक्षात्मक थे, लेकिन उन्होंने शामिल होने का फैसला किया क्योंकि वे चिंतित थे। नेटो के साथ संबंध और बिगड़ गए हैं। क्या मैं मानता हूं कि नेटो यूक्रेन का सीधा समर्थन कर रहा है और ये प्रॉक्सी युद्ध है? खैर, ये एक उचित तर्क है, ये एक प्रभावशाली तर्क है। लेकिन मुझे लगता है कि ये कहना गलत है कि नेटो गठबंधन यहाँ आक्रामक है। उनके पास कुछ क्षेत्रों में सीधे हमले करने के कई मौके थे। कालिनिंग्राद को देखिए। उस एनक्लेव या एक्सक्लेव में यूरोप में क्या हो रहा है? नेटो सहयोगी ऐसा नहीं करते। क्या वे रूस से सलाह मशविरा और मॉस्को से बातचीत में बेहतर हो सकते थे? हाँ, मुझे लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये कहना गलत है कि नेटो के पास सिर्फ मॉस्को को नष्ट करने की कोई इच्छा है। ठीक है सर्गे, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, नेटो कोई स्वैच्छिक संगठन नहीं है। देखिए, उदाहरण के लिए मोंटेनेग्रो लोगों की पूर्ण बहुमत
नाटो के मांग करने वाले राष्ट्रपति माफ कीजिए मोंटेनेग्रो के आपराधिक प्रधानमंत्री जो इंटरपोल द्वारा जांच के दायरे में हैं, इटली में आप जानते हैं बहुत बड़े और भी बेहतर आपराधिक मामलों के लिए वे मोंटेनेग्रो पर नेटो में शामिल होने का दबाव डालते हैं। फिर यूक्रेन देखें, 2014 से पहले जब इस जुंता ने सत्ता नहीं संभाली थी, ऑरेंज क्रांति के बाद ये बिल्कुल स्पष्ट है कि यूक्रेन के अधिकांश लोग चाहते थे कि यूक्रेन तटस्थ रहे और वे अब भी तटस्थ रहना चाहते हैं। लेकिन शासन, यूक्रेनी शासन जो आंशिक रूप से पश्चिमी देशों के नियंत्रण में था, उसने कहा ठीक है, हमारा रास्ता नेटो में शामिल होना होगा। तो नाटो कोई स्वैच्छिक संगठन नहीं है। नाटो तो चलिए, वो अंग्रेजी है नहीं, वो माफ कीजिए, रुको जरा ठहरिए, माफ कीजिए, एक सेकंड दीजिए। हाँ, मुझे लगता है सर्गे के साथ यहाँ आपके प्रति पूरी इज्जत के साथ और आपकी जो भी राय हो, लेकिन कीव पर रूस ने आक्रमण किया था। रूस ने कीव पर आक्रमण किया, यह एक तथ्य है। अब यही एक बात है और इसी वजह से देशों ने, मुझे बात पूरी करने दीजिए कृपया, पड़ोसी देश और नाटो सदस्य देशों को ये जानना जरूरी था। खैर, मुझे नहीं पता कि आपकी क्या राय है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत सीधी सी बात है। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन पर राजनीतिक कब्जा किया और 2014 में लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति यानुकोविच को हटा दिया। वो उपराष्ट्रपति थे। वो यह नहीं कह सका कि उसे यहाँ भेजा गया है। इन सवालों का मकसद झूठ बोलना नहीं है। उसे यहाँ नहीं भेजा गया। आपकी दलील और ये बात समझ नहीं आती, खेद है। रुको सर्गे, हमें अंशुल वोरा को अपनी बात पूरी करने देना चाहिए। अंशुल वोरा को अपनी बात पूरी करने दो सर्गे। सर्गे, कृपया अंशुल वोरा को अपनी बात पूरी करने दो। माफ कीजिए, मुझे बीच में मत टोकिए। माफ कीजिए, मुझे जरूरत है कि मैं माफ कीजिए। वो मुझे मत भेजो। सर्गे, आप अंशुल वोरा को बोलने नहीं दे रहे हैं। कृपया उन्हें बोलने दें। नेटो एक रक्षात्मक गठबंधन है जो सिर्फ रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद हस्तक्षेप करता है। मैं उस समय यहाँ थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि रूस कीव पर हमला करेगा। ये डॉनबास, पूर्वी हिस्से या क्रीमिया तक सीमित नहीं था, बल्कि रूस ने पूरे देश पर हमला कर सरकार गिराने की कोशिश की। ये रूसी सरकार के उद्देश्यों में से एक के रूप में बताया गया था। यूक्रेन एक संप्रभु राष्ट्र है। यूक्रेन की सीमाएं पहले रूस के साथ समझौते के तहत तय की गई थी और तभी नाटो देश इसमें शामिल हुए थे, उससे पहले नहीं। उससे पहले नेटो देशों के बड़े हिस्से में यही सोच थी कि रूस के साथ रचनात्मक संबंध रखे जाएं। वोंडा दुशांदेल नीति विफल रही। मुझे समझ नहीं आता आप क्यों मना कर रही हैं, ये तो स्थापित तथ्य हैं। क्या रूस ने विरोध में वोट नहीं दिया था? ये बस अलग है, ये अलग है। तुम नहीं जानते। प्योत्र। रुको सर्गे, तुम्हें दूसरों को भी मौका देना चाहिए प्लीज। प्योत्र, सॉरी। तो मुझे लगता है कि हम यहाँ जो देख रहे हैं वो पूरे मामले का संकेत है। तर्क से यही लगता है कि ये पूरा युद्ध मूलतः इसी बारे में है। मेरा मतलब है, दोष तय करना आसान नहीं है। रूस और यूक्रेन के रिश्तों का इतिहास जो कीव और रस तक जाता है, इस मामले को और जटिल बना देता है। लेकिन जो ज्यादा आधुनिक पहलू है वो ये है, क्या ये नेटो की गलती है या ये रूस की गलती है? और मुझे लगता है कि यही इसकी जड़ है कि यूक्रेन एक ऐसा देश है जो बड़ी ताकतों के बीच खींचतान में फंसा हुआ है। हमेशा से ऐसा ही रहा है। मैं कुछ समय यूक्रेन में रहा हूं, तब आप जब चाहें रूस जा सकते थे। वीजा की जरूरत नहीं पड़ती थी और यूक्रेन तटस्थ शक्ति बनकर खुश था, है ना? उसके यूरोपीय देशों के साथ अच्छे संबंध थे, रूस के साथ भी अच्छे संबंध थे। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा पुतिन की बढ़ती चिंता से आया है, जिन्होंने समय के साथ यूक्रेन पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की। शुरुआत में धीरे धीरे और मुख्यतः आर्थिक तरीकों से। यूक्रेन, खासकर पश्चिमी हिस्सा, एक जटिल देश है जो पोलिश लिथुआनियाई कॉमनवेल्थ से अधिक प्रभावित है। रूसी साम्राज्य का नोवरोसिया यानी पश्चिमी और दक्षिणी यूक्रेन, जहां कई जातीय रूसी यूक्रेनियन रहते हैं। मेरी भी उस क्षेत्र से विरासत जुड़ी है। लेकिन बात यह है कि यूक्रेन ने, मेरी राय में, मास्को से ज्यादा दबाव या जबरदस्ती महसूस करना शुरू किया और यूरोपीय संघ की ओर झुकाव शुरू कर दिया। हमने ये जॉर्जिया, आर्मेनिया और ताइवान चीन के उदाहरणों में देखा है कि पुतिन जितना दबाव डालते हैं उतना ही असर दिखता है। चीन का ताइवान पर दबाव ताइवान वासियों को चीन से और अधिक स्वतंत्र महसूस कराता है। यही यूक्रेन पर भी लागू होता है। रूस जितना ज्यादा दबाव डालता गया,
ताइवान और यूक्रेन उतना ही कहने लगे कि वे पश्चिम की ओर जाना चाहते हैं। पीटर कृपया रुकिए, मैं एक सवाल और जोड़ना चाहती हूँ। रिपोर्ट्स हैं कि रूस इस गर्मी में नेटो की परीक्षा ले सकता है। क्या ये सच में खतरे हैं? मुझे चिंता है कि रूसी हाइब्रिड तरीकों से परखने की क्षमता रखते हैं। क्रेमलिन बाल्टिक हवाई क्षेत्र में घुसपैठ के जरिए ऐसा कर रहा है। हमने रोमानिया पर हमला करने वाले ड्रोन में यह देखा है और रूस ने कहा कि उसकी ऐसी मंशा नहीं थी। यही समस्या है। ये एक बढ़ती हुई घटना है। जैसे जैसे क्रीमिया के अंदर की स्थिति खासकर रूसी अर्थव्यवस्था को छोड़ भी दें सर गई, मुझे लगता है आप मुझसे सहमत होंगे कि रूस की अर्थव्यवस्था इस समय अच्छी हालत में नहीं है। पुतिन ऐसे तरीके ढूंढ रहे हैं जिससे वे यूरोपियनों का ध्यान यूक्रेन से हटाकर खुद पर केंद्रित कर सकें। मुझे लगता है ये क्रेमलिन की उकसाने वाली रणनीति है। लेकिन क्या मुझे लगता है कि पूर्ण पैमाने पर आक्रमण होगा? नहीं, लेकिन ये कुछ ऐसा है जैसे रूस बाल्टिक देशों में घुस जाएगा। वे वहीं डटे रहेंगे, बाल्टिक देशों की सीमा पर किसी शहर पर कब्जा कर लेंगे और फिर नेटो की दृढ़ता की परीक्षा लेंगे। क्या ये नेटो को जवाब देने के लिए पर्याप्त होगा? और अगर नेटो जवाब नहीं देता तो वे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और फिर अचानक आपके पास, आप जानते हैं, बाल्टिक देशों के क्षेत्र का 10% रूस के नियंत्रण में होगा। ठीक है सर्गे, इस बारे में आपका क्या कहना है? आप जानते हैं यूक्रेन की स्थिति वास्तव में बहुत सरल है। नेटो ने 2014 में यूक्रेन पर कब्जा कर लिया, पूरी तरह से आपराधिक दमनकारी शासन थोप दिया और यूक्रेन को रूस विरोधी बना दिया। जबकि वैसे यूक्रेन में 80% लोगों की मातृभाषा रूसी है। उन्होंने 80% आबादी की भाषा पर प्रतिबंध लगा दिया। वे जबरदस्त राजनीतिक दमन कर रहे हैं, हजारों लोगों की हत्या कर रहे हैं और दसियों हजार लोगों को जेल में डाल रहे हैं। और नाटो मानता है कि वे रूसी सीमा पर रूस विरोधी बनाना चाहते हैं, जो रूस के लिए एक बड़ा रणनीतिक खतरा है। रूस कैसे सहमत हो सकता है? और खास बात यह है कि मैं डोनेस्क में रहा हूं, आप भी डोनेस्क में रहें। मैं विशेष सैन्य अभियान से पहले कई बार डोनेस्क में अलग अलग सम्मेलनों आदि में गया हूं। मैं डोनेट्स्क शहर में हर रात उग जाता हूं, क्योंकि यूक्रेनी सेना हर रात डोनेट्स्क शहर पर गोलाबारी और हमले करती है। ये यही है, आप इसे हटा नहीं सकते। अंशुल, क्या आप चाहेंगे कि मैं सवाल दोबारा पूछूं? क्या ये एक वास्तविक खतरा है? क्या ये डर वाजिब है कि रूस इस गर्मी में नेटो की दृढ़ता की परीक्षा ले सकता है? यहाँ के सुरक्षा अधिकारी हमें बताते हैं, रुको। अंशुल वोरा, अब आपकी बारी है सरगे, माफ कीजिए। अंशुल, सरगे, आप अंशुल वोरा को बोलने नहीं देते, कृपया उन्हें बोलने दें, ठीक है? ठीक है। अलग अलग तरह के ड्रोन कई पड़ोसी देशों में उड़ाए गए हैं जो सदस्य राज्य हैं। तो अगर आप पूछें और अगर आप यहाँ के लोगों से बात करें तो वे इसे एक काफी वास्तविक डर के रूप में देखते हैं। वे किसी पूर्ण पैमाने के आक्रमण की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वे दशक के अंत तक बाल्टिक राज्यों पर हमले की उम्मीद कर रहे हैं और यही वजह है कि यहाँ बहुत सारी तैयारियां की जा रही हैं, खासकर उन मुख्य क्षमताओं को हासिल करने के लिए जो उनके पास नहीं हैं, जिनके लिए वे अमेरिका पर निर्भर हैं और जिन्हें अब उन्हें खुद बनाना होगा। पूरे रक्षा औद्योगिक तंत्र की तैयारी मूल रूप से 2030 और फिर 2035 को एक डेडलाइन के रूप में देख रही है। ये समय सीमा सिर्फ आपके रक्षा खर्च को बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि रूस से खतरा आने वाले कुछ वर्षों में काफी निकट माना जा रहा है। मुझे लगता है हमारे पास एक और सवाल का समय है। क्या रूस और नेटो के अलावा सुरक्षा का कोई व्यावहारिक विकल्प है? अगर ये सवाल मुझसे है तो नहीं, अभी के लिए नहीं। यूरोपीय सहयोगियों की सुरक्षा के लिए खतरा रूस से है, इसलिए रूस कोई विकल्प नहीं है। उनके लिए फिलहाल गठबंधन को एकजुट और ट्रंप को साथ रखना ही एकमात्र तरीका है, क्योंकि सहयोगी देश अमेरिका द्वारा प्रदान की गई परमाणु छतरी और उनकी प्रतिक्रिया योजना के अन्य महत्वपूर्ण रणनीतिक हिस्सों पर निर्भर हैं। अगर उन पर हमला होता है तो ये नेटो ढांचे के तहत ही होना चाहिए। बहस ये है कि क्या ये केवल नाम के लिए नेटो रह जाएगा? जैसे जैसे इसमें यूरोपीय नेतृत्व बढ़ रहा है, क्या ये ईयू नेतृत्व वाला ढांचा बन जाएगा जिसमें बड़े सदस्य देश ही फैसले लेंगे? मुझे लगता है ये नीति बन रही है, लेकिन यहाँ सहमति है कि यह नेटो के नेतृत्व में ही होना चाहिए। ठीक है, जल्दी जवाब दें पियोत्र, हमारे पास 1 मिनट है। अंतिम विचार।
देखिए, मेरा मतलब है फिर से यही यूरोपीय सुरक्षा की नींव है। ये विचार कि रूस किसी तरह पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर सकता है, लेकिन फिर किसी तरह यूरोपीय देशों के खिलाफ कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई कर सकता है, वही मुझे लगता है कि कुछ तर्क थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं। अभी के हिसाब से ये झूठा द्वैध है। युद्ध के मैदान के बाहर क्या होता है इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। रूसी अर्थव्यवस्था इसमें मुख्य तत्व है। लेकिन दूसरी बात यह है कि मामला पुतिन का है। अगर पुतिन तस्वीर से बाहर हो जाते हैं और हमें एक ज्यादा मध्यमार्गी किस्म की व्यवस्था मिलती है तो शायद कुछ बदल सकता है, लेकिन जब तक वो आदमी सत्ता में है तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। आप यूरोपीय संघ के नेतृत्व वाले रक्षा स्तंभों के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है मुख्य जोर इस अवधारणा पर है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बिना नाटो कैसा होगा। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका पीछे हट रहा है, लेकिन यूरोप को अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम होने के लिए जमीन तैयार करनी होगी, चाहे मामला अमेरिका के कारण ग्रीनलैंड का हो, हालांकि मुझे पता है कि इसकी संभावना कम है, या बाल्टिक देशों के कारण रूस का। नेटो को उत्तर की ओर भी देखना होगा, दक्षिण की ओर भी देखना होगा। इसके पास कई और मोर्चे हैं जिन्हें उसे संभालना है। और निश्चित रूप से अभी के लिए मुझे लगता है कि आप सभी का धन्यवाद। माफ कीजिए कि मैंने आपको बीच में रोका, लेकिन हमें एक विज्ञापन ब्रेक पर जाना है। इस गर्मा गर्म बहस के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।